नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगले 30 साल तक सत्ता में रहेगी। तो फिर 31वें साल क्या होगा? ऐसी बात क्यों कही उन्होंने? विपक्ष में यही तिलमिलाहट है। ये बात पिछले दिनों 20 साल की हुई थी, अब ये 30 साल हो गई है। अगले 30 साल तक क्यों? इसके संकेत के मायने हैं। दरअसल अमित शाह के इस बोल से पूरा विपक्ष तिलमिला गया है। ये 30 साल की बातें करते हैं, राजतंत्र है क्या? जनता को धमका रहे हैं क्या? दरअसल इस भावना को समझ ही नहीं रहे हैं कि बीजेपी ने नई पीढ़ी तैयार कर ली है। मोदी के बाद कौन? इसकी एक स्ट्रॉन्ग जमीन तैयार है, परिवारवाद की तरह नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, कभी नाम असम के मुख्यमंत्री का आता है, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह का आता है। ऐसा लगता है कि एक पूरी पीढ़ी तैयार की गई है स्ट्रांगली। और सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी की हर योजना दूरगामी है, दूरदर्शी है, आगे की है। जब इसका असर दूर दूर तक जाएगा, जब तात्कालिक लाभ के लिए कोई काम किया जाता है तो फिर वो कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो जाता है। मोदी की कोई भी योजना तात्कालिक लाभ की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में हर निर्णय जो लिए गए हैं वो जोखिम भरे रहे हैं, और जोखिम वही ले सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। ऐसे में अमित शाह का यह कहना कि अगले 30 साल तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, कांग्रेस को हताश करने वाली है। और इसलिए भी दिखाई देता है कि देश के तमाम क्षेत्रीय छत्रप जो जातिवाद के नाम पर बंधे हैं, जिनने हर किसी ने अपने बेटे को सत्ता सौंपने की तैयारी कर ली है, ऐसा लगने लगा है कि उन क्षेत्रीय छत्रपों की लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। और जब तक वो इस बात को समझ पाएंगे कि अब ये दौर 24 घंटे की पॉलिटिक्स की है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि हर 2 महीने 3 महीने पर विदेश यात्रा करके मौज कर लिया जाए और फिर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स किया जाए। मोदी लगातार उसी पर चोट मार रहे हैं। ये परिवारवाद की राजनीति, ये पार्ट टाइम की पॉलिटिक्स, ये चौलबो नहीं। इसीलिए फाइट करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अमित शाह की ये बात गौर करने वाली इसलिए है कि कांग्रेस अपने वजूद से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां 80 संसदीय क्षेत्र हैं, वहां कांग्रेस के पास मात्र एक रायबरेली में सांसद है, स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया अगली बार चुनाव लड़ने की कंडीशन में होगी, इसकी संभावना कम है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि रायबरेली जहां पर उसके पास अब विधायक नहीं बचे हैं, वहां सोनिया को लड़ा करके कांग्रेस अपनी जलालत नहीं कराएगी। अमेठी में अपनी साख खत्म कर चुकी, अपनी बर्बादी कर चुकी कांग्रेस रायबरेली में अब सोनिया को लड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो तय सी बात है कि सोनिया अब की बार चुनाव लड़ेंगी नहीं, जो कि खुद चुनाव प्रचार नहीं करती तो लड़ेंगी भी नहीं। राहुल गांधी भय में इस कदर क्यों उत्तर और दक्षिण की विभाजन करते हैं? क्योंकि अमेठी में हार गए तो उन्हें पूरे उत्तर भारत से नफरत हो गया और कहने लगे कि उत्तर भारत के लोगों को राजनीतिक सूझबूझ ही नहीं है। और वो निरंतर वायनाड जाते हैं, अपने आप को वायनाड से बांध रहे हैं, या फिर कोई और उन्हें रस्सी से वायनाड में बांध रहा है ताकि देश में राहुल की साख खत्म हो, राहुल की ताकत खत्म हो, या फिर ये मान करके कि राहुल सिर्फ अपनी जमीन बचा लें, तुष्टीकरण के वोट से यही काफी है और जहां जाते हैं वो हरवाते हैं। ऐसी कहीं समझ तो नहीं होती है। और इसीलिए अमित शाह जब ये बात कहते हैं कि 30 साल तक बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी, इसका मतलब साफ समझ आता है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से फाइट करने वाली कोई पार्टी बची नहीं। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ करके किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है, और दक्षिण में तो किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। फिर ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी किसे गाली दे रहे हैं, उत्तर भारत की राजनीति को समझ को या दक्षिण भारत की समझ को। सिर्फ वायनाड में वो चुनाव जीते हैं तो दक्षिण भारत के लोगों को राजनीतिक समझ नजर आ रही है, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में किसी भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश तक में भी उनकी सरकार नहीं बची हुई है। ये अपने आप में बताता है
कि राहुल गांधी की राजनीतिक सोच कहाँ उलझी हुई है। और जब वायनाड में उन्हें बांधने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब कांग्रेस ने लड़ने की क्षमता खत्म कर चुकी है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होता। एक वक्त आएगा कि जनता बीजेपी से भी ऊब जाएगी, लेकिन वो तब जब विपक्ष के नेता को भी जनता की भाव का सम्मान करने आएगा। ये दौर अब क्षेत्रीय छत्रपों का क्यों खत्म हो रहा है? इसलिए कि देश की जनता परिवारवाद से ऊब चुकी हुई है, जातिवाद से ऊब चुकी हुई है, और इस देश की क्षेत्रीय छत्रप इसे जितनी जल्दी समझ पाएंगे, 30 साल का ये वक्त उतना कम होगा। अमित शाह ने 30 साल का वक्त दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमित शाह की बात को देश के क्षेत्रीय छत्रप समझेंगे कि अपने बेटे को सत्ता सौंपने, विरासत सौंपने का दौर अब खत्म हो गया है। इसका प्रमाण सबसे बेहतर महाराष्ट्र में मिला है, जहां एक व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी खड़ी की, उसके बेटे से ही उसकी पार्टी छीन लिया उसके कार्यकर्ताओं ने। यह बदला हुआ वक्त अब संकेत दे रहा है, महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है कि क्षेत्रीय छत्रप जातिवाद के नशे से मुक्त हों, परिवारवाद के नशे से मुक्त हों। वरना 20 साल कभी कहने वाले अमित शाह ने अब 30 साल क्यों कहा है बीजेपी का? ये 50 साल ना कहें। इस बात को निश्चित रूप से कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।